नमस्कार, आपके कार्यक्रम चर्चा में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। जहां एक और कई वर्षों से या बल्कि कहें दशकों से ये खबर आती रही है कि देश के विभिन्न भागों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आर्थिक तंगी झेलने के कारण उनकी स्थिति विकट होती जा रही है। वहीं इधर एक खबर ये आ रही है कि बहुत बड़ी संख्या में कई ऐसे किसान भी हैं या तथाकथित किसान हैं जो करोड़ों में अपनी आय दिखा रहे हैं। और एक ये आरोप लग रहा है कि कृषि आय के बहाने काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कहा कि ये समस्या आई है और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जांच चल रही है और अगर इसमें किसी राजनेता का नाम आता है तो फिर ये सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि किसी को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत साफ संकेत मिल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जो धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने काले धन को कृषि के नाम पर सफ़ेद कर रहे हैं और करों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कई बड़ी कंपनियां भी हैं जिनको अरबों रुपए का जो है लाभ मिला है करों से छूट के कारण। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कृषि आय में उछाल, कर चोरी का ये कमाल। और इस बहस में शामिल हैं आर के सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और कुछ देर में कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो रास्ते में है। तो सबसे पहले ये आप पता है राकेश टिकैत जी की ये जो बात आई है कि करोड़ों में, अरबों में लोग आय दिखा रहे हैं, क्या सच्चाई है और किस तरह के लोग हैं? बाहर के व्यापारी आ गए हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग आ गए हैं, कौन है वो? देखो, ये तो बात बिल्कुल ठीक आई है और लगे हुए हमने भी कुछ जानकारी इसमें जुटाई है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो व्यापारी लोग हैं, पहले उनको डर ये रहता था कि वे ज़मीन अपनी बेच रहा था। अगर हम 25-30 साल बैक जाएं तो जो बड़े बड़े घराने थे उनके पास में ज़मीनें थी, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची। आज हालात ये हो गए कि वे दोबारा फिर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो पूर्ण रूप से ज़मीन खरीद रहा है अपनी, और उस ज़मीन से वो आय दिखा रहा और उन खेत की आय दिखा रहा है जिस खेत में कभी हल नहीं चले। उनको ज़रूरत सिर्फ अपने नाम पे ज़मीन दिखाने की है, आए वहां से वे खुद दिखा देते हैं कि इतनी आमदनी हमें इससे हुई। तो और उसी से ये किसान यूनियन की तरफ से आप लोग ये क्यों नहीं मांग करते हैं कि भाई कृषि आय पे भी आप जो है कर लीजिए? अगर एक सीमा के बाद अगर कोई करोड़ों में दिखा रहा है अपनी आय तो उस पर कर लगे तो आपत्ति क्या है? देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो जो असली किसान हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपकी आय तो करोड़ों में नहीं है। नहीं, हमारी आय नहीं। हम तो कह रहे हैं कि किसान को उस आय तक आप लेकर आ जाओ, हम भी दे देंगे। वे कौन लोग हैं, उनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। एक बड़ा सब्जेक्ट है ये। वो तो ठीक है। एक तरफ किसान मर रहा है और दूसरी तरफ लोग आय दिखा रहे हैं। मैं अभी बताऊं, दिल्ली में कुछ लोग हमको मिले, एक मंत्रालय में वे गए हुए, बहुत बढ़िया वे फाइल ले रहे। उसने कहा जी मेरे पास में यहाँ जमीन है छतरपुर, इधर आसपास गुड़गांव कहीं बताई, और मैं उसमें सीड पैदा करता हूँ। सीड उसका निकल रहा है एकड़ में, यहाँ गेहूं नहीं निकलता प्रति एकड़ 15 क्विंटल, उसका निकल रहा है 35 क्विंटल। हमारा गेहूं बिक रहा है 1100 रुपया क्विंटल, वो बेच रहा है 3500 रुपया क्विंटल। हमने कहा भाई तुम जैसे आदमी ने इलाज कराया किसान का, आप ये फाइल दिखाओगे मंत्रालय में? तो वो उस तरह के लोग थे जो उनसे टैक्सेस की चोरी करते हैं कि फर्जी उसका प्रोडक्शन दिखाएंगे। मैं समझ गया आपकी बात कि आप कह रहे हैं वहाँ चोरी कर रहे हैं, वो नकली किसान है, वो किसान है नहीं। आपके कहने मतलब किसान है ही नहीं, किसान के नाम पर वो करों से छूट प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीमा बना दी जाए कि अगर इससे ज्यादा आमदनी कोई दिखा रहा है, जो खुद उसकी घोषणा है आयकर के समक्ष, तो वो उस पर जो है लगना चाहिए, उस पर लगाओ, सरकार को लगाना चाहिए। नहीं, क्योंकि अब कुछ जैसे कल समाजवादी पार्टी के ही सांसद राज्यसभा में कह रहे थे कि ये तरीका सरकार जो है एक प्रपंच कर रही है कि कृषि आय पर भी जो है सो टैक्स बैठा दिया जाए। देश में बहुत स्टेट में भूमि अधिग्रहण एक्ट लागू है, जो सीलिंग एक्ट, वो लागू है। जैसे उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ है। मुझे तो लगता है ये जो भूमि सीमा है, सीलिंग है, तो सभी राज्यों में है ये? नहीं, बहुत स्टेट में नहीं है। जैसे बिहार में है। बिहार में है। बिहार में बहुत जगह नहीं, 15 बीघा है वहाँ, 15 बीघा। हाँ, तो जिसकी देखो सीलिंग एक्ट जिस उसमें आता होगा उसकी आमदनी है नहीं। अगर वो जानवर में खेती भी कर रहा है तो उससे कोई आमदनी नहीं हो सकती। ये होता क्या है कि कंपनी और फर्म बना ली, उसके नाम से बहुत ज़मीन खरीद ली और वो दिखाते रहते हैं। फिर फर्म से ही उन्होंने अपने गाड़ियाँ मेंटेन कर ली,
नोएडा जैसे उसमें हैं कुछ लोग, मैं उनसे पूछ रहा था, उसके पास में 150-200 बीघे जमीन नोएडा की, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा है। वो कह रहा जी मैं तो 3.5 लाख रुपया दिखाता हूँ खेती से, और ले रहा है बड़ी गाड़ी। तो इनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जिसका दूसरा सिन्हा साहब, क्या आपका धंधा कहना नहीं है कि जिसका, ये सरकार जो कह रही है कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, लेकिन वो सूची उन्होंने नहीं बताई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप डराइए नहीं, आप नाम बताइए। तो क्या आप नाम का खुलासा नहीं कर दिया जाना चाहिए? और क्या एक ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि अगर इतनी आमदनी हो रही है, चाहे वो जैसे भी हो रही हो, उसमें जो भी छल प्रपंच हो, जो भी छलावा हो, तो उस पर भी कर जो है बैठाया जाए? देखिए, ये सीधे सीधे कर वंचना का मामला है, टैक्स चोरी का मामला है। मैं टिकैत जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि आज किसान जो कि इस देश का अन्नदाता है, जिसके ऊपर देश पूरा निर्भर करता है, देश की अर्थव्यवस्था चलती है, अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं, लेकिन किसान को 12 एकड़, 12.5 एकड़, 10 एकड़ की सीलिंग वाले किसान को इतनी पैदावार हो जाए कि वो टैक्स देने लायक हो और उससे बहुत बड़ा आय खड़ा कर ले, ये मैं मानता नहीं हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं भी खेती करता हूँ। मेरी भी थोड़ी सी खेत है जो सीलिंग के अंदर ही है, लेकिन मैं उतना भी अनाज उसमें उपजा नहीं पाता जितना कि परिवार की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत दाल, थोड़ी बहुत गेहूँ, थोड़ा आलू, ये चीज़ें सब्जियां हो जाती हैं उतना, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उससे कोई बड़ी आय होती हो। और मैं अपने आय में कभी भी कृषि के आय को शामिल नहीं करता, क्योंकि ये तो करने का अधिकार ही उन्हीं को है जो कि सिर्फ खेती पे निर्भर हैं, जो खेती भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तरह तरह के धंधे भी कर रहे हैं, शराब मतलब के आपके ठेके कहने भी का ले मतलब कि रखे हैं, अगर वो एक उनको आदमी अधिकार जो कहाँ है? खेती के अलावा और भी काम कर रहा है, हाँ। उस पे कर बैठाया जाना चाहिए। जरूर, निश्चित रूप से। तो आपकी पार्टी या आप अपनी ओर से ऐसी सलाह सरकार को दे रहे हैं या कोई दबाव इस तरह का बनाएंगे कि सरकार नहीं, करे? हमने तो पार्टी के फोरम पे भी इस बात को कहा है और सरकार को भी इस बात की सलाह जब मांगी जाएगी तो मैं दूंगा इस बात की कि जो पूर्णतः खेती पे निर्भर है वो कर मुक्त होना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि अब जैसे कि अपने टिकैत जी ने अभी मेंशन किया, एक नाम लिया नोएडा का या गुड़गांव का, अब वहाँ 1-1 एकड़ ज़मीन अगर वो 3-3 करोड़ रुपए में बेच के, और अगर वो बड़ी बड़ी एसयूवी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं जो लोग, उन पे टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? जो रियल एस्टेट के बिजनेस में चले गए, जमीन बेचने पे तो जिन्होंने टैक्स लगता ही बिल्डिंगें बना है। ली। नहीं, जमीन की बिक्री पे तो टैक्स है ही। नहीं, बिक्री पे नहीं, उन्होंने जमीन बेच के बिल्डिंगें खड़ी कर ली जी। अब बिल्डिंगों से उनको, जमीन से तो उनको आता है मान लीजिए लाख रुपया या 2 लाख रुपया साल का, और बिल्डिंगों का किराया आता है 10 लाख है 20 लाख। अब उसको भी वो कृषि का आय बना के अगर वो उस पर छूट चाहते हैं, ऐसा होता तो है ये क्या? तो नहीं, वो राकेश यही टिकैत। हो ही रहा है, करवंचना हो रही है। देखो वो नहीं होता, और ना उस पर लगना चाहिए कि जमीन बेचकर उस पर टैक्स लगे, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, एक किसान है, जमीन बेच के एक कोठी बना लेता है, उससे काफी किराया वो तो आता है, फिर किराया आता है तो देता है, फिर वो हाँ, तो उस पर तो वो कर तो वो तो उसको- देता है, हाँ। फिर वो किसान नहीं देता, वो तो दे रहा है, उस पर तो सरकार के नॉर्म्स हैं। या जो खेती नहीं, कर रहा है मतलब उसकी ये सिन्हा साहब करें कि अगर वो उधर तो नहीं, कर दे रहा है, नहीं, लेकिन उसके मैं- बाद जो उसकी कृषि आय है उस पे कर नहीं है। किसी- अगर देखो, उसकी कृषि कृषि आय में आय कृषि बाकी आय का जो धंधा है सुधांशु जी, ये कृषि आय का धंधा बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। बंजर जमीनें रखी हैं लोगों ने, ऊसर जमीनें रखी हैं, उनमें बड़े बड़े बाग लगा दिए हैं और किसी की आय दिखाकर और करोड़ों रुपए का टैक्स बचा रहे हैं। तो ये तो देश के साथ बहुत बड़ा घोटाला है। देखो ये इसकी नहीं होना पूर्ण रूप से इसकी जांच हो कि वे लोग कौन हैं, और वो ये लोग जो- किसान जब- है ही नहीं। वे किसान नहीं, वो व्यापारी है, जो शहर का आदमी है, जिसके पास में पैसे आ गए, उसने सीधा वो जमीनों में लगा दिया पैसा, और जितनी महंगी जमीन हो रही है किसान के हाथ से जमीन जा रही है। ये नहीं कि महंगी जमीन होने के बाद में नहीं, किसान नहीं, अगर व्यापारी खरीदता है, कोई बड़ा सेठ खरीदता है, उसके पास पैसे हैं, पैसे तो हैं, वो जमीन की खरीद कीमत बढ़ गई। हाँ सिन्हा साहब, ये बताइए, बड़ी बड़ी ये जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो देख करके हैरान था कि 10 बड़ी कंपनियां जिनको के
मतलब कर से छूट मिल गई है, उसमें कावेरी सीड्स है उसको 186 करोड़ 50 लाख की छूट मिली है कर में। अब बताइए, कर में इतनी बड़ी छूट है। मॉन्सेंटो इंडिया लिमिटेड है उसको 95 करोड़ की छूट मिली है। मैक्लियोड रसेल इंडिया लिमिटेड है उसको 73 करोड़ की छूट मिली है। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसी 10 कंपनियां हैं जिनको कि मतलब कई करोड़ और कई को तो अरबों में जो है सो छूट मिल रही है। तो सरकार को इस पे एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी। नहीं, ये खेती नहीं है, ये खेती नहीं है। कोई अगर नहीं, मान लेकिन उसको लीजिए- छूट तो मिली है। नहीं, ये गलत मिली है। कोई अगर बीज का उत्पादन करके और बीज को रिफाइन करके उसको पॉलिश करके उसको केमिकली ट्रीट करके और किसानों को 100 गुने दाम पे बेच रहा है तो ये व्यापार है, ये खेती थोड़ा ही है। आप सहमत हैं राकेश जी? बिल्कुल हम सहमत हैं, ये पूर्ण रूप से व्यापार है। और मतलब आपका भी कोई किसान अगर बीज उपजाता है, बीज की पैदावार कर रहा है, देखो कोई भी है वो व्यापार उसमें आ गया, किसान को कोई सस्ते में नहीं दे रहा। वो कंपनियां हैं और मैनसेंटो नहीं, व्यापार तो आप अनाज भी बेचते हैं तो एक तरह का नहीं, व्यापार है। वो नए अनाज कहाँ है? आप देखो अनाज के और उसका आप हम एक सीधा आंकड़ा है हमारा, जो टैक्स की चोरी कर रहा है वो किसान नहीं है, वो दिखा रहा है कि मुझे इतनी आमदनी हो रही है, वो पूर्ण रूप से फर्जी दिखा रहा अपने। वो बड़ा आदमी होगा, किसान के पास में, मेरे पास में 10 एकड़ जमीन है, उससे एक गाड़ी का खर्चा नहीं चल सकता। रियल में गांव में एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, चाहे उसके पास में 100 बीघे जमीन है या उसके पास में 200 बीघे जमीन है पूरे परिवार पे, वो एक बालक की पढ़ाई नहीं कर सकता। रियल में तो है ये। नहीं, इतना भी बुरा हाल नहीं है जितना आप बता रहे हैं। नहीं, ये हालत है। 100 बीघा नहीं ऐसा सुधांशु जी, ये हालात है बिल्कुल। आज किसान जो है कमा रहा है ट्रैक्टर कंपनियों के लिए, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए, पेस्टिसाइड्स कंपनियों के लिए, बैंकों के किस्त के लिए। किसान को बचता क्या है? किसान को शादी आप करनी जाकर पड़ती है, सर्वे तो बेटी कर की, लो तो ना। देखो आप क्या उसको हालत होती है। वो क्या होता है कि जैसे एक परिवार में 2 आदमी नौकरी कर रहे हैं, एक भाई खेती कर रहा है, ज्वाइंट फैमिली है, वो पैसा भी वहां पर चला गया, कुछ खेती का आ गया, तो अनाज आप कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार के कारण किसानों का जीवन चल जा रहा चल जाता है, वो वहां से उसको अनाज मिल गया। गांव वालों ने, जो दिल्ली में आदमी रहता है, उसको आटा दे दिया, दाल दे दिया, उसको घी दे दिया, उसने उसके बच्चे पढ़ा दिए, वो जब गांव में गया उसको सामान दे दिया, तो संयुक्त परिवार से चल जाता है। इतने बड़े सेक्टर को अगर आप वैसे हटा दोगे, अगर वही आदमी पूरे आदमी, वो भी बहुत मतलब सहज नहीं लगती कि 100 बीघा के बावजूद आदमी एक बच्चे को मैं न दे पढ़ा रहा जी सके। आपको, मैं दे रहा हूँ 100 बीघे जमीन आप ले लो, 20 एकड़ जमीन ले लो आप, और उसमें खेती करके, और आप उसको मैं बता दो जमीन है हमारे पास में, मैं दे दूंगा, आप उसको ले लो और कर का आप दिखा दो उसमें। अगर आप गाड़ी का खर्चा भी उससे निकाल दो, आप कर देख लो उसको। नहीं, बहुत बुरी कुछ हालत नहीं है। ये है कि जो आदमी बाहर से, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई। नहीं तो फिर सरकार ने पूरी क्या व्यवस्था ही चौपट हो गई। चल पटना से लगता है फिर हमारा संपर्क जुड़ गया है। हाँ शर्मा जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, बताएं। हाँ, मैंने कोशिश की थी। ये बताइए कि चूंकि आपने याचिका दायर की है, जनहित याचिका है, और आप आयकर विभाग में एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं, तो आपका अपना अनुभव रहा होगा कि किस तरह से करों की चोरी होती है। खैर, कर चोरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसके बहाने की आय दिखाया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र से है और उससे काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है। इसके क्या क्या प्रमाण आपको मिले अपने मतलब सेवा काल में, जिसके आधार पर आपने इस तरह की याचिका दायर की है, और याचिका में मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता था, पहले तो हम जब राइट टू इंफॉर्मेशन पे जाएं, हमने इंफॉर्मेशन ये मांगी थी कि पिछले 10 सालों में कितनी कृषि आय दिखाई गई है। जब वो इंफॉर्मेशन मुझे आया तो मैंने देखा कि 2 साल में बहुत ज़्यादा कृषि आय दिखाई गई है। इनफैक्ट एक जो असेसमेंट ईयर आप कह सकते हैं 10-11 में जी, वो उसमें जो कृषि आय दिखाई गई है वो हमारा जो जीडीपी है जी, उसका 20 गुना से भी अधिक कृषि आय दिखाई गई है। और उसके अगले साल में जी, उसके अगले साल में जो हमारा जीडीपी है जी। उसका 6 गुना से अधिक दिखाया गया क्या है। राशि है, क्या वो राशि बताएंगे?
ये राशि मैं आपको बता रहा हूं जो साल 10-11 में है जी वो तकरीबन 20 करोड़ अर्थात 20 करोड़ 20 करोड़ अर्थात 2000 लाख करोड़ 2000 हाँ, ये लाख शरद करोड़। यादव ने कल जो है राज्यसभा में कहा भी था कि 2000 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो छुपाए गए हैं। अब ये आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत है पता नहीं। जी, एक साल में जी। ये एक साल में दिखाया गया है। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है जी तो इन 2 सालों में तकरीबन हर किसान को जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की है जी 180 करोड़ से अधिक का कृषि आय है। सही बात है, सही बात है। ऑब्वियसली ये देखते हुए कि कृषि में कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। जी जी जी। जो एरिया अंडर और ऐसा कल्टीवेशन तो है हो ही नहीं सकता कि एक तरफ उसमें किसान कोई आत्महत्या करें और बढ़ोतरी दूसरी नहीं तरफ हुई अरबों है। में आमदनी हो। शर्मा जी एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे संतारा के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। तुमने कहा था पैसे दोगे मुझे। I need money। अंजू, ये चोट कैसे लगी? वो बाथरूम में पैर फिसल गया था। छुपाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा अंजू। ये सब आखिर कब तक? हाँ, कभी मायके से पैसे मंगाओ तो कभी लड़की पैदा हुई इसका ताना। मैं करूँ भी तो क्या अनीता? छोड़ना, मेरे घर की बात है। ये तुम्हारी इज्जत की बात है। अपने पति के घर में इज्जत से रह पाना तुम्हारा हक है, और वो जो कर रहा है गैर कानूनी है। इसकी कंप्लेंट करना जरूरी है। डरो मत,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत तुम्हारे पति को पहले वार्निंग दी जाएगी और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट होगा जो उसके बर्ताव पर निगरानी रखेगा। इसमें काउंसलिंग, इमरजेंसी में शेल्टर होम और मेडिकल की सुविधा भी है। फिर भी हालात नहीं सुधरे तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप निकटतम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग की मदद भी ले सकते हैं। घर के अंदर होने वाले जुल्म को छिपाओ मत, बल्कि आवाज उठाओ। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ नई मेहमान सुमन सहाय जुड़ गई हैं। हाँ सुमन सहाय जी, आप बताइए, आप कृषि वैज्ञानिक हैं और देखती रहती हैं, ये जो मतलब विवाद हुआ है, आपका क्या मानना है कि इतने बड़े स्तर पे ये घपला घोटाला हो रहा है कृषि के नाम पर, लोग सारा जो है एकदम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, धन शोधन का काम चल रहा है, आपका क्या मानना है, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, लोग तो कर रहे हैं और पहले भी किया है, लेकिन हमारा सबसे पहले ये कहना है कि ये जो दिग्गज महारथी हैं जिन्होंने कृषि में से इतना पैदा कर लिया है, सबसे पहले तो इनकी राय लेनी चाहिए कि हम कृषि को कैसे सुधारें। इनको आइडेंटिफाई करके इनका पैनल बनना चाहिए कि देश में एक तरफ आत्महत्याएं हो रही हैं, एक तरफ आप इतना कमा रहे हैं कृषि में से, तो आप बहुत बड़े जानकार होंगे। तो इसलिए पहले तो ये कहना चाहेंगे, व्यंग्यात्मक ही सही। दूसरी बात यह है कि पहली दफ़े नहीं हुआ है कृषि में स्कैम्स, इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम्स पहले भी हुए हैं। अब की दफ़े इसका पैमाना बहुत बड़ा है, क्योंकि हम समझते हैं कि दिन ब दिन हम इस देश में करप्शन की सीमा को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले अगर हम स्कैम को 50 करोड़ 100 करोड़ में देखते थे, अब तो सीधे लाखों करोड़ का स्कैम होता है। हाँ, अब तो उसके सामने बोफोर्स इतना छोटा हो गया। बस कितना फॉडर स्कैम कितना छोटा हो गया। तो इसलिए कृषि में आपने जो जगह छोड़ी है और कृषि का जो बहुत ज़बरदस्त आपने निगलेक्ट किया है, आपने इतनी सारी विंडोज़ छोड़ दी हैं उस तरह के लोगों के लिए जो स्क्रूटिनी के बाहर होते हैं, और ये लोग असरदार लोग होते हैं। अब एक असरदार तो वही होगा ना, व्यापारी होगा या राजनेता होंगे, सिन्हा साहब माफ करेंगे। तो मतलब सबसे असरदार तो इस देश में राजनेता ही है। नहीं, नौकरशाह भी बहुत हैं। हाँ, नौकरशाह ने भी अभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये भी सही है। लेकिन ये लोग इस तरह की चीजें कर पाते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि इसमें ट्रेडर्स भी जुड़े हैं और व्यापारी भी जुड़े हैं, हाँ छोटे तबके पे जरूर जुड़े होंगे, लेकिन इतना भयंकर स्कैम उठा लेना और उस पे बिल्कुल ना डर ना खौफ ना कुछ भी आपको है, तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस बहुत बड़े निडर होते हैं। डर वर की कोई बात नहीं, उनको लगता है कि कानून जो है, यहाँ जो सॉफ्ट स्टेट की बात है ना, वो एक तो कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसा नहीं जाएगा,
अभी विजय माल्या साहब भाग तो गए हैं, कौन सा शिकंजा कस पाए आप? तो वो तो क्यों? एक अलग विवाद हो जाएगा, वो तो वही विजय मल्ल्या की तरफ नहीं जाएंगे नहीं, हम वहाँ चलिए एक बार नहीं फिर जा से रहे हैं। पटना चलते हैं। विजय शर्मा जी याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं। हाँ विजय शर्मा जी, ये तो आप बता रहे थे, कुछ तथ्य बता रहे थे कि 2000 करोड़ ये सब तो लगता है आंकड़े जो है बोलने में भी जो है ना समझ में नहीं आता है कि कितने शून्य बैठाने पड़ेंगे, कितना जीरो उस पर बैठता चला जाएगा। लेकिन आपने अपने सेवा काल में क्या देखा, किस तरह का जो है सो कि जालसाजी, फ्रॉड, धोखाधड़ी होती है इसमें? देखिए, ऐसा है कि कृषि के बारे में बहुत आयकर विभाग का बहुत ध्यान नहीं गया। वो इसलिए कि कृषि की आय जो थी वो एग्जेम्प्ट थी, उस पर टैक्स लगता नहीं था, इसलिए जो निर्धारण अधिकारी होते हैं उन्होंने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं। लेकिन ये तो ध्यान दिया जाना चाहिए था ना कि कृषि की आड़ में कुछ और धंधे हो रहे हैं और लोग लाभ उठा रहे हैं, तो ये तो आयकर विभाग की नजर होनी चाहिए थी उसके ऊपर। बिल्कुल सुधांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो लोग अपनी कृषि की आय तो दिखाते हैं, लेकिन कल्टीवेटेड एरिया कितना है वो नहीं दिखाते हैं। सीबीडीटी इस पे जांच कर चुका है। अगर ये बात रिटर्न में हो तो तुरंत पता चल जाए। नहीं शर्मा जी, कास्ट ठीक है, कितने क्षेत्र में हुआ वो न भी हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसे किसी के पास दिख रहे हैं तो आयकर को तो ऐसे ही जो है सचेत हो जाना चाहिए कि आखिर इतने पैसे आ कैसे रहे हैं, ये किसान अपने को बता रहा है और उसके पैसे। आप सही कह रहे हैं जी, ये इस पर ध्यान जाना चाहिए था। चलिए अब शर्मा जी समय खत्म है। सिन्हा साहब छोटी सी टिप्पणी आप करेंगे, क्योंकि अंततः राजनेताओं और संसद और सरकार की जिम्मेदारी बनती। इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, मैंने 10 कंपनियों का नाम लिया कि लोग कहते हैं भूमि अधिग्रहण की भी जांच हो जाए तो बड़े बड़े राजनेता और नौकरशाह उसमें फंसेंगे। इसमें भी वही हाल है कि पहले जमीन अधिग्रहण होने की बात होगी, पहले ही जमीन खरीद लेंगे, सर्किल रेट बढ़वा देंगे और फिर 4 गुना दाम ले लेंगे। ये सारा राजनेता और नौकरशाह इस तरह से कर रहे हैं। आप टिप्पणी छोटी सी दीजिए, हम समाप्त करेंगे चर्चा को। देखिए सुधांशु जी, बहुत सीधी सी बात है कि ये जो कृषि आय से दिखाकर छूट लेने वाले लोग हैं, ये सही आय वाले लोग नहीं हैं। सरकार प्रभावशाली लोगों को पकड़ेगी। अब सरकार को पकड़ना चाहिए। ये काले धंधे और काले बाजार में शामिल लोग हैं। चलिए हम चर्चा समाप्त करेंगे। कोई ऐसे नहीं है जो कि सही आय इनकी है। सही आय व्यापार से होगी तो भी ये काम नहीं करेगा वो। समय बिल्कुल नहीं है। सुमन साहब, आप देर से आए इसलिए आपकी बात हम विस्तार से नहीं सुन पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद ही देंगे। आर.के. सिन्हा साहब और राकेश टिकैत जी और विजय शर्मा जी, आप सबों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात तो बहुत साफ है कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घोटाला घपला चल रहा है, क्योंकि किसानों की जो हालत हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं और जो मीडिया में खबरें आ रही है उतनी चिंताजनक है। और उस तरह उसके बीच अगर नदियों के बीच इस तरह के समृद्धि के द्वीप हो कृषि के क्षेत्र में, तो ये बात एक आम आदमी की समझ से परे है। शायद सरकार अवश्य कोई कार्रवाई करेगी, और अगर इतने हजार करोड़ का मामला है तो शायद हम लोग की जेब में भी कुछ पैसे आ जाएंगे और वो जो है कर सही ढंग से वसूल किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा को देखने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।